Welcome to Direction 360. अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्लेम क्या होता है जी। फ्लेम होते हैं आ स्टेडी स्टेट गैस फेज रिएक्शन which takes place with emission of light। क्या होगा जी? गैसेस फेज रिएक्शन होते हैं फ्लेम के अंदर, उससे की मदद से क्या होता है? एमिशन ऑफ लाइट होती है। आपने देखा होगा आग जलती है तो उसकी कोई ना कोई रोशनी होती है, ये इसको वाज़ेह कर रहे हैं। अब फ्लेम बनता किस तरह है? फ्लेम बनता है जी बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से। क्या होता है ये? हमारा फ्लेम बनता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और इस्तेमाल होती हैं? फ्लेम बनने के लिए हमारा फ्यूल इस्तेमाल होता है, और क्या इस्तेमाल होता है? ऑक्सीडेंट्स, जो कि आग लगाने का सबब बनते हैं। अब फ्लेम फोटोमेट्री में हम कौन कौन से फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं जी। फ्यूल हम कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं? फ्यूल हम ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं जी? सबसे पहले कर लेते हैं हम जो जो चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। एयर इस्तेमाल होती है जी, ऑक्सीजन। एयर तो मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है। प्योर ऑक्सीजन भी ले लेते हैं हम, नाइट्रस ऑक्साइड भी ले लेते हैं हम, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के हम क्या कर लेते हैं? ऑक्सीडेंट्स यूज़ कर लेते हैं एज ए फ्यूल। इसके साथ साथ जी ये एक तरह की हमारे आगे हैं जी ऑक्सीडेंट। ठीक है जी। अब देख लेते हैं जी फ्यूल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रोपेन, ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन, या फिर एसिटाइलिन। इस तरह हम डिफरेंट किस्म के हम फ्यूल यूज़ कर सकते हैं फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर। अब इन फ्यूल्स का हम टेम्परेचर और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि कौन सा फ्यूल कौन से ऑक्सीडेंट के साथ मिलके कितना टेम्परेचर देता है। सबसे पहले है प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन कितना देगा जी? हमें टेम्परेचर देगा 3070 डिग्री। ठीक है जी। इसके अलावा अगर प्रोपेन प्लस क्या होगा, हमारे पास एयर होगी, एयर कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज है, ठीक है, तो कंबस्शन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो ये हमें क्या टेम्परेचर देगा? 2250 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम इसी तरह कर लेते हैं हम। हमारा हाइड्रोजन है एयर के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन प्लस एयर। ये हमें कितना टेम्परेचर देगा जी? 2370 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी तरफ ये है जी एयर के साथ हाइड्रोजन का। अब है जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमें कितना टेम्परेचर फराहम करेंगे? 3070 डिग्री। सेम एसिटाइलिन के केस में आ जाते हैं। एसिटाइलिन सिर्फ अब आ जाते हैं एसिटाइलिन के केस में। एसिटाइलिन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करके हमारा फ्लेम बनाती है तो कितना देती है? वो हमें टेम्परेचर देती है 3320 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि इन केस ऑफ एयर
ये हमें कितना टेम्परेचर देगी एसिटाइलिन इन केस ऑफ एयर, ये हमें टेम्परेचर देगी 2470 डिग्री। जबकि इन केस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन हमें टेम्परेचर देगी 3220 डिग्री। हमें रिक्वायरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री फ्लेम क्यों चाहिए, कि हमें फ्लेम की रिक्वायरमेंट क्यों है? फ्लेम की मदद से क्या होता है, यह हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। क्या करता है? टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, गैसियस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है फ्लेम? एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हमारे रिएक्शन हो जाते हैं। इसके साथ साथ फ्लेम के और क्या फ़ायदे होते हैं जी? फ्लेम के फ़ायदे होते हैं, इसका फ्लेम का जो बैकग्राउंड है वो हमारी ऑब्जर्वेशन के साथ इंटरफेरेंस नहीं करता। अब आ जाते हैं जी आगे टाइप्स ऑफ फ्लेम के ऊपर। फ्लेम की कितनी टाइप्स हैं? सबसे जी टाइप्स, पहली टाइप का आ जाएगी फ्लेम की लेमिनर और प्रीमिक्स फ्लेम। लेमिनर और प्रीमिक्स फ्लेम में क्या होगा? फ्यूल और जो हमारे ऑक्सीडेंट हैं, फ्यूल और ऑक्सीडेंट क्या होते हैं? वेल मिक्स्ड होते हैं। बिफोर कंजप्शन या बिफोर कंबस्टन फ्यूल और ऑक्सीडेंट क्या होंगे? पहले से ऑलरेडी मिक्स होंगे लेमिनर फ्लेम या प्रीमिक्स फ्लेम के अंदर। प्री का मतलब होता है पहले, मिक्स का मतलब है हल होना, यानी कि ये दोनों पहले ही मिक्स हो जाएंगे। जबकि इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लेम, इसकी दूसरी टाइप क्या होगी फ्लेम की? टर्बुलेंट। ठीक है जी। अब टर्बुलेंट फ्लेम क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लेम का दूसरा नाम एक और भी है, अपर मिक्स फ्लेम। इसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्लेम इन विच फ्यूल, गैस और ऑक्सीडेंट, ये क्या होगा? फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट, ये क्या होते हैं? फ्यूल और ऑक्सीडेंट आर फर्स्ट मिक्स इन फ्लेम, यानी कि फ्लेम के अंदर फ्यूल और ऑक्सीडेंट पहले से मिक्स नहीं होते। जब ये फ्लेम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं तब ये आकर मिक्स होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम्स। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम हर दफ़ा क्या होता है, उनकी कंपोजिशन क्या होती है? यूनिफॉर्म नहीं होती। कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि फ्लेम के नीचे वाले हिस्से में और ऊपर वाले हिस्से में जो इसकी कंपोजिशन है वो थ्रू आउट एक जैसी नहीं होगी, यानी कि रेट ऑफ कंबस्टन ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में हर हिस्से में मुख्तलिफ होगा। इसके अलावा फ्लेम की लेंथ भी हर जगह एक जैसी नहीं है, लेंथ भी उसकी क्या है? इक्वल नहीं है। इसके अलावा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि उसका डायामीटर भी, एरिया भी हर जगह बराबर नहीं होता। कैसे? फ्लेम नीचे से थोड़ा चौड़ा होता है, ये आगे आगे क्या होता है, इसका एरिया कम होने लग जाता है, रेडियस इसका। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह डिपेंड करता है। ये जी हम लेट कर लेते हैं, ये हमारा बर्नर है एक, ठीक है जी। इसके अंदर हम
यहाँ से हम क्या कर रहे हैं जी, प्रीमिक्स गैसेस डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? प्रीमिक्स गैसेस। और इसके साथ साथ हम क्या डाल रहे हैं? सोल्यूशन डाल रहे हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ सोल्यूशन डाल रहे हैं। जी भाई, जी हाँ, लेट कर लेते हैं हमारा जी प्रीमिक्स गैस है जी। यहाँ पे गैस और ऑक्सीडेंट क्या हो रहे हैं? पहले से मिक्स हो गए, फ्यूल और ऑक्सीडेंट। अब यहाँ से चलो ये लेट कर लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है जी? फ्यूल, ऑक्सीडेंट और गैस, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ से जा रही हैं। फ्यूल, ऑक्सीडेंट और सैंपल, ये हमारी सारी चीज़ें क्या जा रही हैं? फ्लेम में जा रही हैं। यहाँ पे फिर क्या हो रही हैं? ये प्री मिक्स पहले से मिक्स हो रही हैं जी। उसके बाद ये यहाँ पे हमारा फ्लेम बन रहा है। हमने फ्लेम के जोन स्टडी करने हैं। ये जी फ्लेम के जोन्स, ये इसके अलावा जी ये वाला जोन। अब जी फ्लेम का ये वाला जोन क्या कहलाएगा? प्री हीटिंग जोन। ठीक है जी। इसके बाद ये वाला क्या कहलाएगा? ऊपर वाला हिस्सा प्राइमरी रिएक्शन जोन। इससे ऊपर वाला हिस्सा ये क्या कहलाएगा जी? इंटरकोनल जोन। इंटरकोनल जोन। और सबसे ऊपर वाला जो जोन है वो उसका क्या नाम होगा? सेकेंडरी रिएक्शन जोन। क्या होगा जी? सेकेंडरी रिएक्शन जोन। सबसे ऊपर जो जोन होता है ना, इस सब के ऊपर जो जोन है उसका दूसरा नाम क्या है जी? इसका नाम है जी आउटर जोन। बेसिकली ये 3 जोन कहलाते हैं वैसे, प्री हीटिंग जोन, प्राइमरी जोन, इसके बाद जी इंटरकोनल जोन और फिर है आउटर जोन। अब इनको वन बाय वन आगे हम डिस्कस करते हैं जी। जोन्स ऑफ फ्लेम। सबसे पहला जोन, अब इसका नाम है जी प्री हीटिंग जोन। प्री हीटिंग जोन क्या होता है जी? इट इज द फर्स्ट और इनर मोस्ट जोन। इट इज द फर्स्ट और इनर मोस्ट रीजन ऑफ फ्लेम। ठीक है जी, ये सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है फ्लेम का। इसीलिए इसको प्री का मतलब होता है पहले, हीट यानी कि हरारत लगने से पहले ये जो सबसे शुरू का रीजन जो फ्लेम का होगा, जिसमें बहुत ही कम टेम्परेचर होगा, अभी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होगा बर्निंग का, तो उस रीजन को क्या कहेंगे? प्री हीटिंग जोन कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है? कंबस्चन मिक्सचर की हीटिंग होती है। कंबस्चन मिक्सचर इज हीटेड। ठीक है, इस रीजन में क्या होता है? कंबस्चन मिक्सचर की हीटिंग होती है। कंबस्चन मिक्सचर इज हीटेड टू इग्निशन, टू इग्निशन यानी कि इसे जलाने के लिए इसकी हीट की जाती है। इग्निशन यानी कि शोले वाला, इग्निशन टेम्परेचर। कंबस्चन मिक्सचर इज हीटेड टू इग्निशन यानी कि उसे अभी इतना टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है कि उससे वो आग लगनी उसके शुरू हो जाए, यानी कि अभी फ्लेम से शोले को जज्ब कर रहा है हमारा फ्यूल इस स्टेप के अंदर, इस जोन के अंदर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसी वजह से इसका दूसरा नाम होता है प्राइमरी रिएक्शन जोन। ठीक है जी। इसके बाद
हमारे दूसरा टाइप आ जाता है जोन का जी, उसको कहते हैं प्राइमरी रिएक्शन जोन। सवाल ये पैदा होता है, ये हमारे इग्निशन के लिए टेम्परेचर कहाँ से लेता है प्री हीटिंग जोन में हमारा फ्यूल इग्निशन के लिए टेम्परेचर प्राइमरी रिएक्शन जोन से लेता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 2 जोन, उसका नाम क्या है जी, प्राइमरी रिएक्शन जोन, और इसका दूसरा नाम क्या होगा, इनर जोन। चलिए इसको डिस्कस करते हैं जी। इनर जोन में क्या होता है? इनर जोन फ्लेम का कौन सा जोन होता है जी, सेकंड जोन होता है। इट इज द सेकंड जोन ऑफ फ्लेम, और इसी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी रिएक्शन टेक प्लेस होता है। क्या होता है, प्राइमरी रिएक्शन अकर। और प्राइमरी रिएक्शन के अंदर क्या होगा, प्राइमरी रिएक्शन के अंदर पार्शियल कंबस्शन होगी, पार्शियल कंबस्शन ऑफ फ्यूल अकर। इस जोन की थिकनेस के बारे में देख लेते हैं। इस जोन की थिकनेस कितनी है, इस जोन की थिकनेस 0.1 मिलीमीटर होती है जी, प्राइमरी रिएक्शन जोन की। और इसका कलर क्या होता है जी, इसका कलर होता है ब्लू। कौन सा कलर होता है, ब्लू। थोड़ा थोड़ा हल्का सा ग्रीनिश भी लगता है, हमें महसूस होता है देखने में। इस फ्लेम के अंदर अगर ब्लू या ग्रीन लाइट होगी तो किस चीज की वजाहत करेगी, वो वजाहत करेगी ब्लू या ग्रीन लाइट, ग्रीनिश लाइट, वो वजाहत करेगी कि इसके अंदर क्या चीज है, रेडिकल्स हैं। क्या है, रेडिकल्स। क्योंकि कंबस्शन तो अभी स्टार्ट हुई है, इसके अंदर प्राइमरी रिएक्शन जोन है ये। तो इसके अंदर किस कौन से रेडिकल हो सकते हैं, इसके अंदर C2 रेडिकल भी हो सकता है, CH रेडिकल भी हो सकता है। इस जोन के अंदर होता क्या क्या है, इस जोन के अंदर रेडिकल बनने के साथ साथ इसके अंदर लाइट एमिशन भी होती है। इसके अलावा इस जोन के अंदर आयोनाइजेशन भी होती है, और इसी जोन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स भी होता है। ठीक है, इस जोन के अंदर लाइट भी बनती है, एमिट होती है, आयोनाइजेशन भी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स भी इसी जोन के अंदर होता है। इसके अलावा इस जोन के अंदर नो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, रीजन क्या हो सकती है नो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, क्योंकि इस जोन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ आयन और फ्री रेडिकल क्या होती है, रीजन क्या है इसके अंदर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ना होने की रीजन है जी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड फ्री रेडिकल्स इज टू हाई। इसी वजह से क्या होता है, इसके अंदर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। और ये जो प्री हीटिंग जोन है, ये जो प्राइमरी जोन है, इसी को इनर जोन भी कहती हैं। ये जोन फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर यूज नहीं होता, फ्लेम फोटोमेट्री में ये यूज नहीं होता। इस जोन के अंदर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बनती हैं। क्या होता है, इंटरमीडिएट ठीक है जी। इस जोन के बारे में मजीद डिस्कशन करना
नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसका फ्लेम का थर्ड पार्ट, उसका नाम क्या है जी? इंटर कोनल जोन। ये इसका दूसरा नाम क्या होता है? रिएक्शन फ्री जोन। ठीक है जी। इंटरकोनल जोन या रिएक्शन फ्री जोन, इसके अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये हॉट पार्ट ऑफ फ्लेम होता है जी। ठीक है जी। प्राइमरी रिएक्शन जोन के बाद फौरन इंटरकोनल जोन स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा, इसके अंदर एक्सटेंड ऑफ प्राइमरी रिएक्शन जोन के बाद इंटरकोनल जोन स्टार्ट हो जाता है। इंटरकोनल जोन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। वजह क्या है टेम्परेचर हाई होने की? इसके अंदर कंप्लीट कंबस्शन हो रही होती है फ्यूल की, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल अकर हो रही होती है। इसी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब इसके टेम्परेचर हाई होने और कंबस्शन होने से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? इसके अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फ्री एटम्स। इसके अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फ्री एटम्स अकर। इसके अलावा इसके साथ साथ मैक्सिमम एमिशन हो रही होती है। इसके अंदर क्या हो रही होती है? इसके अंदर मैक्सिमम एक्साइटेशन हो रही होती है हमारे सैंपल की, मैक्सिमम एक्साइटेशन। किस लिए मैक्सिमम एक्साइटेशन हो रही होती है? फॉर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फॉर एमिशन। यानी कि जितनी ज़्यादा एक्साइटेशन होगी उतनी ज़्यादा डी एक्साइटेशन होगी और उतनी ज़्यादा एमिशन होगी। ठीक है जी। अब इसी वजह से इस जोन को क्या किया जाता है? हम फ्लेम फोटोमेट्री में यूज्ड इन फ्लेम फोटोमेट्री। इस जोन को हम फ्लेम फोटोमेट्री में यूज करते हैं। फ्लेम फोटोमेट्री के साथ साथ इसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी यूज करते हैं। उसके बाद फोर्थ टाइप आ जाती है जी इंटरकोनल जोन के बाद आ जाता है जी सेकेंडरी रिएक्शन जोन। सेकेंडरी रिएक्शन जोन में क्या होता है? ये जोन फ्लेम का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। क्या होता है ये? आउटर मोस्ट पार्ट। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स होती हैं आर स्टेबल। ठीक है जी, स्टेबल, क्योंकि इसके अंदर रेडिकल वगैरह फिर कुछ भी नहीं पाया जाता। इसके अंदर क्या होते हैं? स्टेबल कंबस्शन प्रोडक्ट्स होती हैं। और इसके अंदर क्या क्या मिलेगा हमें? मॉलिक्यूलर स्पीशीज मिलेंगी। क्या मिलेंगी? मॉलिक्यूलर स्पीशीज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हमें इस फ्लेम के अंदर नजर आएंगे। इसके अलावा इस जोन के अंदर क्या होता है? ये इस जोन के अंदर जो अनकम्बस्टनेबल हमारे फ्यूल होता है, जो कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, उसकी क्या हो जाती है? फिर ऑक्सीडेशन हो जाती है, क्योंकि ये जोन इन्वायरमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट में होता है। ऑक्सीडेशन होगी, वजह किस तरह होती है? कंबस्टन की सूरत में। तो ये क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसे इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मिल रही होती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड किस लिए बनता है? क्योंकि यहाँ पे फ्लेम के दरमियान में ये रीजन होता था इंटरकोनल जोन।
इसे सारी यहाँ पे तो हमारा ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी। इनकम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन या इनकम्प्लीट कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की वजह क्या है, यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी, क्योंकि फ्लेम के अंदर बहुत ज़्यादा हाई रेट में क्या हो रहा होता है, कंबस्शन हो रही होती है, तो वहाँ पे प्रॉपरली ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाती, इसीलिए क्या होता है इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इन सेकेंडरी जोन के क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसकी इन्वायरमेंट के साथ ये जोन इंटरेक्ट में होता है, तो ये क्या हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जोन लेस हार्मफुल है। लेकिन इसके साथ साथ इस जोन का एक नुकसान है, वो क्या है जी, ये जोन हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस्तेमाल नहीं होता। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वायरमेंटल क्या होता है कांटेक्ट में होता है। अब दोबारा से हम इसके रिएक्शन देख लेते हैं कि फ्लेम के अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले क्या होता था, हमारा जो वाटर है या फिर हमारा जो सॉल्वेंट है उसे क्या करते थे हम वेपोराइज कर देते थे, उसे निकाल देते थे। इस प्रोसेस को कहते हैं डिसॉल्वेशन। उसके बाद क्या होता था, हमारा ड्राई साल्ट्स वगैरह बच जाते थे वहाँ पे, ठीक है जी। ड्राई साल्ट्स की क्या होती थी, वहाँ पे ड्राई साल्ट यानी कि सॉलिड फॉर्म में हमारा सैंपल बच जाता था। उसके बाद उस सैंपल के अंदर डिसएसोसिएशन होती थी। ये सैंपल है, इसकी क्या हो रही है अब डिसएसोसिएशन, ठीक है। डिसएसोसिएशन होने के बाद क्या होगा, ये एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एम अलहदा हो जाएगा, एक्स अलहदा हो जाएगा, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। इसके बाद ये एम और एक्स है, ये आपस में क्या होंगे कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। ये कंपाउंड किसके साथ बनाएंगे, ये फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड करेंगे यूटिलाइजिंग फ्लेम, ठीक है जी। उसके बाद फ्लेम के साथ इंटरेक्ट करने के बाद इनकी क्या हो जाती है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या होगा, ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे जी, ठीक है जी। आयंस में कन्वर्ट हो गए, ठीक हो गया। लेट कर लेते हैं जी, या सिंपल एग्जांपल, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होगा, सॉरी मेटल न्यूट्रल होगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, या सैंपल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी यहाँ पे, इस वजह से। अब डिस्कस करते हैं जी फ्लेम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट गैस कौन कौन सी थी। कार्बन मोनोऑक्साइड थी, उसके अंदर ऑक्सीजन थी, ठीक है जी। इसके अलावा हाइड्रोक्सल रेडिकल थे, OH रेडिकल थे। इसके अलावा क्या होगा, हाइड्रोजन होगी। इस तरह करके ये तमाम चीज़ें क्या होंगी, कंपोनेंट ऑफ फ्लेम होगी। इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी इंक्लूड कर लेंगे। एक नोट को डिस्कस कर लेते हैं जी छोटे से। अगर हम फ्लेम के अंदर फ्यूल बहुत ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारे सैंपल के अंदर पाए जाने वाले क्या होंगे, मेटल होंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अल्कली मेटल जो हैं वो क्या करते हैं, वो आम तौर पर ऑक्साइड्स वगैरह की फॉर्मेशन नहीं करते। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।